नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी में बढ़ते क्राइम की। किस तरीके से रेवाड़ी क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। पिछले 2 महीने से कहें कि एक के बाद एक वारदात हो रही है। कहीं लूट की वारदात हो रही है, कहीं गोली चल रही है, कहीं साइबर क्राइम हो रहा है, कहीं किसी को जो है बैंक कर्मचारी बन के ठगा जा रहा है। किस तरीके से लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही है। ना घर सुरक्षित है, आम आदमी ना बाहर सुरक्षित है। तो किस तरीके के हालात रेवाड़ी के अंदर है, उसी में चर्चा करेंगे। और आज का जो ताजा मामला है, जोमेटो कंपनी का डिलीवरी बॉय, यानी कि जो डिलीवरी देने गया था अंसल टाउन के अंदर और सेक्टर 19 वहां पर है, कल रात उसको गोली मार दी गई। किस तरीके से, यानी कि एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आखिर क्यों इस तरीके की वारदातें हो रही है? क्या बढ़ती बेरोजगारी है, या एक तरफ कोरोना काल चला हुआ है, पुलिस मुस्तैद है, जगह जगह चालान काट रही है, इसके बावजूद भी किस तरीके से बदमाश बेखौफों के वारदातों को अंजाम देते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, साथ के अंदर वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद है विनय यादव जी। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जोमेटो कंपनी का कर्मचारी डिलीवरी बॉय, यानी कि डिलीवरी देने गया था, और अंसल का जो अंसल टाउन है वहां सेक्टर 19 में, वहां उसके गेट पर उसको गोली मार दी जाती है, उसका पर्स वगैरह छीन लिया जाता है। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था अपने आप में समझा जा सकता है। विनय जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके के हालात और स्थिति पिछले 2 महीने से आप भी देख रहे होंगे, एक के बाद एक वारदातें हो रही है, पुलिस मुस्तैद है, कोरोना काल को लेकर जगह जगह चालान काट रही है, मुस्तैद है, मास्क के चालान काट रहे हैं, वहां पुलिस की मुस्तैदी नजर आती है, लेकिन क्राइम को रोकने में नहीं आती। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद घटना है ये। अगर एक डिलीवरी बॉय से लूटपाट जो की गई है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है हमारे जो आज के युवा हैं वो बहुत ही बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। दूसरा, उनके अंदर कमाने की जो मंशा है, मेहनत मजदूरी करके जो काम करने की मंशा थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहती। सब ही आलीशान जिंदगी जीना चाहते हैं और उस अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए सबको आसान तरीका उनको ये लगता है कहीं से भी धोखाधड़ी की जाए, किसी से भी लूटपाट की जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो कमी है, हमारे सिस्टम की भी है कमी, एजुकेशन की भी है और व्यवस्था की भी कमी है। तो ये जो चीजें हैं, इन पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल भी इस पे एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, क्या पढ़ाते हैं। घर के अंदर भी हम अपने बच्चों को किसी तरह की मोरल एजुकेशन नहीं देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। समाज के अंदर भी जिस तरह से संलिप्त है, केवल अपने स्वार्थ के लिए वो कार्यक्रम कर रहे हैं। सामाजिक आयोजन होते हैं, केवल वो दिखावे के लिए होते हैं कि वो आदमी अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है कि मैं इस तरह का आयोजन कर रहा हूँ, बाकी उसका उद्देश्य मोटिव ये नहीं होता अगर उस मेरे आयोजन से किसी को क्या फायदा हो। दूसरी लेकिन जो मेरा कानून सवाल, व्यवस्था मेरे है, मेरे मैं मेरा समझ मेरा गया जी, आपका मेरा सवाल सवाल ये कानून है व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है, नहीं, बिल्कुल सवाल ये होती है, जा रही। आदमी आदमी का रहने वाला है, रोटी रोटी कमाने के लिए यहाँ आया था। हम्म, महेंद्र इसका नाम है, उम्र भी हम्म, इसकी इतनी नहीं है, रोटी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। तो इसमें हम्म। इसका बेचारे का क्या कसूर है? मेहनत तो ये कर ही रहा था कमा के खाने के लिए, लेकिन वहां भी बेखौफ बदमाश, यानी कि गोली मार देते, इससे लूटपाट कर लेते, इसके बाद कितना धन वहां मिल जाता। तो ये मैं व्यवस्था इन कहीं ना कहीं बता रही है कि व्यवस्था की पोल कहीं ना कहीं खोल रहा है ये सब चीजें। मैं इनकी महेंद्र जी की बात नहीं कर रहा। वो तो मेहनत मजदूरी करके रात तक डिलीवरी कर रहा था, कमाने की उसकी मंशा थी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तक उनकी जो दिमाग की विकृति है वो इस रूप से हो गई है कि रोज किसी ना किसी को उन्होंने शिकार बनाना है। पर इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है शहर के अंदर जो लगातार बढ़ता हुआ जो नशा है। आप देखेंगे शहर के अंदर नशा हर गली में बिकने लग गया है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, ना प्रशासन का, ना शासन का, ना लोगों का। अगर उन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट भी कर देता है मोहल्ले वाला, तो उसे ये डर लगता है कहीं मेरी ही बात पुलिस के द्वारा ना पता कर दिए, फलाने ने शिकायत करी है, और वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं, उसके साथ मारा पीटी करते हैं, उनसे दुश्मनी निकालते हैं। इसलिए लोग इस तरह की कंप्लेंट करने से भी डर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। अगर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अगर कोई अवैध रूप से शराब बेच रहा है, कोई मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहा है, कोई नशे का व्यापार कर रहा है, और अगर हम उसकी कंप्लेंट थाने में या कहीं अधिकारी को कर भी देते हैं, तो किसी ना किसी सोर्स से उन अपराधियों तक वो सूचना पहुंच जाती है किस आदमी ने कंप्लेंट की है, और उनको फिर परेशान किया जाता है। तो इस डर से लोग कोई उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे जो नशे का कारोबार इस रेवाड़ी शहर में फैला हुआ है अवैध रूप से, सबसे बड़ा कारण ये है आज की डेट में जो रात को जो लूटपाट हो रही है। दूसरा, आप देखें ऑटो चल रहे हैं, ऑटो के अंदर रात को जो ऑटो वाले चलते हैं, 50% अवैध रूप से क्रिमिनल लोग ऑटो चला रहे हैं। ना उनकी आरसी चेक हो रही है, ना उनके कागजात पूरे हैं, ना चलाने वाले का किसी का अता पता है, ना उनके लाइसेंस देखे जा रहे हैं, ना परमिशन दी जा रही है कि रात को कौन कौन चलेगा। सब अपनी मर्जी से लगे हुए हैं, तो व्यवस्था है कहाँ? ये सबसे बड़ी नहीं, दिक्कत है।
नहीं, रात को डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में उस अभियान का क्या मतलब है? नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, 10 बजे का टाइम था, वो बेचारा खाना देने के लिए जाता है, उसको गोली मार दी जाती है, जनप्रतिनिधि कोई बोलता नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए हैं, सब वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं दिन भर। तो आम आदमी 2 महीने से जो हालात और स्थिति है रेवाड़ी के, कहीं ना कहीं डरावना माहौल हो गया है शहर का। मोहन जी, डोमिनेशन अभियान में केवल मास्क चेक करने के अलावा कोई चीज चेक नहीं की जाती। ना किसी से पूछा जाता आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ना उसकी गाड़ी के वाहनों के कागजात चेक किए जाते हैं। मास्क समस्या नहीं है, उस आदमी का, जो आदमी लेके जा रहा है उसके पास उस साधन के कागज है या नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। पॉल्यूशन ना हो गाड़ी का कोई बात नहीं, गाड़ी वैध है या नहीं है, चलाने वाला उसका वैध है नहीं है, सबसे बड़ी चेकिंग तो ये होनी चाहिए। अदर चीजों का आप भूल जाइए कि हेलमेट नहीं पहना है वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है, मान लो वो क्राइम है, मैं नहीं कह रहा हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, पर उस हेलमेट से तो उसी व्यक्ति को हानि होगी जिसने हेलमेट नहीं पहना है। पर जो अवैध रूप से, जो रात को अवैध रूप से वाहन चला रहे हैं, चोरी के वाहन चला रहे हैं, ऑटो चलाते हैं, लोगों की सवारियों को बैठा लेते हैं, फिर उनके साथ लूटपाट करते हैं। बाहर से कोई फौजी आ रहा है, उसने रात को घर जाने के लिए ऑटो कर लिया, कोई स्टेशन पे उतरा, उसने दूर मोहल्ले में कहीं सेक्टर में जाने के लिए ऑटो कर लिया, और उसके अंदर जो अवैध रूप से लोग, अवांछित अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं, वो लूटपाट करते हैं। तो उस पर कंट्रोल कहाँ हो रहा है? किसी ऑटो को चिन्हित नहीं किया गया कि रात को ये ऑटो चलेंगे, उनका नंबर दो, उन पे डालो ये नाइट सर्विस के लिए, बाकायदा उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, और ऑटो के पंजीकरण का रिकॉर्ड होना चाहिए, वाहन चालक का रिकॉर्ड होना चाहिए। कंट्रोल तो तब होगा ना, तब पता चलेगा कौन कौन चला रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है केशव जी, आप तो पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं, बोलना चाहिए, आप सबको समाज सेवा आप करते हो, कोई जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहा है, कानून व्यवस्था का किस तरीके से बुरा हाल है, आप घर में सुरक्षित नहीं, बाहर सुरक्षित नहीं, आपको डर सताता है 8 बजे को लूट ना ले, 9 बजे आपको कोई लूट ना ले, कोई गोली ना मार दे। क्या ऐसी कानून व्यवस्था हम लोगों ने देखी है क्या? क्या ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उस बेचारे महेंद्र का क्या कसूर है? रोटी रोजी कमाने के लिए आया था, क्या परिवार का हाल होगा? आप सोचिए, वो चला गया, उसको गोली मार दी, यहाँ इलाज भी नहीं मिला, उसको रेफर किया, फिर रास्ते में वहां डॉक्टर जो पहुंचता है तो वहां मृत घोषित कर देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं लगता आप शहर में डर का माहौल बना दिया गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी है, प्रशासन की मनमर्जी पूरी तरीके से चली हुई है। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी एक रेस्टोरेंट रेवाड़ी शहर में चलाते हैं, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। होम डिलीवरी के बच्चे जो हमारे पास काम करते हैं, हमारे पास भी किसी गरीब बच्चे हैं जो रात को इस तरह काम करते हैं। मोहनलाल जी, मुझे रात को जैसे इस घटना के बारे में पता लगा, मैं 2-3 बार सुबह से अमित भाटिया जी से, मैं जो क्राइम हमारा देख रहे हैं रेवाड़ी का, मैं कंटिन्यू उनके टच में हूं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को काम करने के अंदर भी है, खासकर जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं। जोमेटो और स्विगी के ऊपर ही आजकल ये, क्योंकि जो धंधा है, जो रेस्टोरेंट का धंधा है मोहनलाल जी, ये जोमेटो और स्विगी के ऊपर ही निर्भर करता है। और एक गरीब परिवार का बच्चा, हम सोचे कि वो लाखों रुपए कमा रहा है, नहीं, रात को 11 बजे इस कपकपाती ठंड के अंदर जो लड़का काम कर रहा है, सर्विस काम दे रहा है, वो देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं विनय भाई की बात से भी सहमत हूं, जो लोग इस तरह का ये जो घन्य अपराध जो रेवाड़ी शहर के अंदर कर रहे हैं, मैं 2-3 बार, मेरी अमित भाटिया जी से ही बात हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी ओर से और पंचनद जिला की ओर से सबसे पहले तो उस बच्चे को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज गुड़गांव हूं मोहनलाल जी, मैं आपको बताऊं, मैं जल्दी कल जब रेवाड़ी आऊंगा, तो जो बच्चा चाहे किसी परिवार से हो, चाहे कहीं भी आता हो, हम जो भी हैं, हम लोग एक तो एसपी साहब से उस पर मिलेंगे, हम उनको इसको पूरा संज्ञान मिलेंगे, और जो हम जिस प्रकार की मदद उस बच्चे के लिए हो पाएगी हम करेंगे। लेकिन बात उसकी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है मोहनलाल जी कि ये जो अपराध हुआ है, कल को लोग जो हमारे पर लड़के जो काम कर रहे हैं, वो तो काम करने में रात को होम डिलीवरी नहीं करेंगे। रेवाड़ी शहर का मैं इसका मोहनलाल जी सबसे बड़ा दोषी जो मानता हूं, हमारे रेवाड़ी के अंदर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। आप देखिए भाई कि कोसली है, इधर से बावल है, रेवाड़ी हमारी अनसुनी है, कम से कम। भाई रेवाड़ी में तो विपक्ष का है, मान गया आपकी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, वो भी तो सार्वजनिक चुनाव, वो जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? आपके पास जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? उनको तो भाई आप वन वे के लिए आवाज उठाते हो, बढ़ते क्राइम के लिए आप नहीं उठा रहे, तो उनका फर्ज नहीं बनता जब पार्षद होगा। ये क्या मतलब हुआ कि आप एक विधायक को टारगेट करते हो? भाई बाकी और भी तो है, पार्टी के भी तो लोग हैं जिनकी सत्ता है, उनकी तो, उनके भी तो पार्टी के लोग हैं। मैं कह रहा हूं, मैं तो दोषी मानता हूं ना, मैं कह रहा हूं चौकीदार तो, भाई चौकीदार तो वो बने थे ना, सवाल ये ना चौकीदार कहाँ है इस वक्त, ये बताइए ना। जो जितने चौकीदार जिन्होंने लगाए, सांसद नहीं है आपकी पार्टी का, उनको फर्ज नहीं बनता? कानून व्यवस्था का बुरा हाल है मोहनलाल जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। हम कहते हैं, हम कब कहते हैं, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ ना मोहनलाल जी, अगर देखिए मैं आपको बताऊं, ये किसी गरीब परिवार का बच्चा गया है, खुदा ना खास्ता
खुदा न खास्ता ये किसी अमीर परिवार से संबंध रखता, या किसी और बड़ी फैमिली से होता, या ऊंचे घराने से होता, या राजनीतिक घराने से होता, अब तक उसकी जांच भी हो गई होती, अरेस्ट भी हो गए होते। ये बड़े दुख की बात है। मैं कहता हूं आपसे, इस बात के अंदर कोई दो राय तो ना मोहनलाल जी। लेकिन रेवाड़ी का मैं यही कहना चाहूंगा, जो दोष है वो मैं जल्दी, अब कोशिश मुझे चल रही है, उनको अपराधियों को बख्शा तो नहीं आएंगे वो, चाहे अपराधी हो तो कहीं भी बैठा हो, कहीं बैठा हो मोहनलाल जी। भाई केशव जी, टिकट के 1 दर्जन दावेदार से कहां गए आज वो जो बात कर रहे थे रेवाड़ी के लिए? वो कहां गए जो टिकट के दावेदार थे, जो कह रहे मेरी टिकट तो पक्की है? आज वो कहां है? आप बताओ ना कहां है? आप भी फोन लेके पहुंच जाते हैं ऐसे प्रोग्रामों में। आज वो कहां? उनको नहीं लगता कि रेवाड़ी बदहाल हो रही है, रेवाड़ी में कानून व्यवस्था नहीं है? विधायक विपक्ष के तो हम तो कम से कम आवाज उठाए। टिकट के लिए तो सब लाइन में लगे थे, टिकट तो सबको चाहिए थी, बोलना किसी को नहीं है। अरे आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था का दीवारा निकला हुआ रेवाड़ी के अंदर, ये बताइए आप कहाँ सुरक्षित है रेवाड़ी? मेरे को बिल्कुल 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 आप ठीक करें। 2014 से लेकर 2019 तक जब हमारे रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी रेवाड़ी के एमएलए थे, वो हर चीज को जबरदस्त उठाते थे। कोई क्राइम जब करता था वो बात होती थी। 2014 से लेकर 2019 तक रेवाड़ी के अंदर जो क्राइम का ग्राफ है वो 0 पे ला दिया गया था। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक कहते हो, जो इस समय सब बरसाती नाटक होते हैं मोहनलाल जी, जो टिकटों के मांगने समय कुछ और होते हैं और गरीब के साथ में कोई नहीं खड़ा है। ये मैं आपको बता दूं, अगर ये मामला किसी और ऊंचे घराने से होता तब तक उसकी जांच भी हो गई होती मोहनलाल जी। तो विनय जी ऊंचे घराने का हो तो ही सुनवाई होगी। आम आदमी गरीब की कोई सुनवाई नहीं। गरीब मरो, कोई उसकी जान की कीमत नहीं है। कोई गोली मार के चले जाओ, आप घर में हो, घर में मार के चले जाओ, लूट के चले जाओ, जो मर्जी करके चले जाओ। मतलब कानून व्यवस्था को कोई नहीं है ना, आप सर्वा को देखने वाला। आप सुरक्षित, आप भी रात को 11 बजे घर जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? मोहनलाल जी, जान की कीमत तो सभी की बराबर है, चाहे वो गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है, पर बात हो रही है कि जान की कीमत की सुनवाई कितनी होती है। अमीर आदमी की कहीं ना कहीं रसूख है, पैसे के दम पे है या राजनीतिक बैठे है, उसके लिए तो प्रशासन में सुनवाई हो जाएगी, उसके लिए तो भाग लेंगे सब, और उसके साथ देने वाले भी बहुत से लोग मिल जाएंगे। पर जब वहां गरीब आदमी के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके साथ खड़े करने वाले लोग भी नहीं मिलते। और जो राजनीतिक लोग हैं, आप उनकी बात करते हो, वो राजनीतिक लोग तो केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत अपने उस पे कहीं ना कहीं नजर आते हैं। मैंने आपसे पहले क्या कहा था, सामाजिक संस्थाओं के जो प्रधान है उन्होंने प्रोग्राम आयोजन किए, वो केवल अपने पॉपुलरिटी के लिए आयोजन कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम से किसी को क्या सीख मिल रही है, क्या उसका फायदा, उससे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तब आप देखिए कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर के घर कोई वारदात हो जाती, किसी बच्चे के साथ हो जाती, तो उसके लिए आज तक आप क्या समझते हो, अखबारों में धरने प्रदर्शन हो जाते, अखबारों में स्टेटमेंट देने वालों की लाइन लग जाती, उनसे मिलने वालों की लाइन लग जाती, प्रशासन से मिलने वालों की लाइन लग जाती। पर किसी गरीब के साथ हुआ है तो किसी एक ने भी, राजनीतिक लोग ने, जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं, किसी एक ने भी स्टेटमेंट दी हो तो आप मुझे बताइए। कोई प्रशासन से जाके मिला हो तो बताइए, किसी ने दुख व्यक्त किया हो तो बताइए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। 2 महीने से आप उठा के देख लीजिए आंकड़े, अखबार उठा के देख लीजिए कि आए दिन लूट पाट चोरी, कहीं जो है फौज के आदमी को, कहीं बैंक के कर्मचारियों को, कहीं अफसर को, कहीं नेवी के कर्मचारियों को आए दिन निशाना बनाया जा रहा है। साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहनलाल जी, हर हफ्ते कहीं ना कहीं खबर आती है कि अवैध हथियार बरामद हुआ फलानी जगह, फलाने गांव में, शहर के अंदर उस आदमी को पकड़ा गया। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब अवैध हथियार लोगों के पास निरंतर मिल रहे हैं, एक ही आदमी के पास कई बार अवैध हथियार मिल रहे हैं, फिर उनको जमानत कैसे मिल जाती है? कैसे जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनको जमानत देने के लिए राजी हो जाते हैं? वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाते उनके लिए? अक्सर ये क्रिमिनल आदमी है, इनको जमानत नहीं मिल सकती, वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाते हैं? आपको लगता है पुलिस के अंदर कहीं ना मिली भगत तो नहीं है इस क्राइम को बढ़ाने में? ये तो सभी जानते हैं सर, ये सभी जानते हैं। अगर ये चाहे तो एक काने सुई का अगर गुम भी हो जाए, ढूंढना चाहे तो सुई को भी ढूंढ के ला सकते हैं। ये अगर अपनी वाली पे अगर ये आए तो ढूंढना चाहे तो सुई को भी ढूंढ के ला सकते हैं। केशव जी, पुलिस की कमजोरी है या मिली भगत है? जानबूझ करके जिस तरीके से देखे, हर नाके पे पुलिस, हर चौक चौराहे पे पुलिस। अभी आपने कहा वन वे हमने किया था, फिर वन वे को कैंसिल कर दिया गया, बोला सेम एज इट इज चलेगा जैसे था। मतलब व्यवस्था कौन बनाएगा? आम आदमी सुरक्षित महसूस करेगा रेवाड़ी में नहीं, या खौफ के साए में जीते रहेंगे? यहाँ पर हम आपको घरों से बाहर निकलेंगे तो धड़ाक जैसे आपको गोली मार दी जाएगी। मोहनलाल जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी अभी जब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कंटिन्यू सुबह से इस बात कर रहा हूं अमित भाटिया जी से, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने सीआईए की टीमें सारी उन्होंने लगा दी हैं, और जो भी चाहे किसी भी घराने से संबंध रखता हो मुजरिम,
वो उसने शहर के अंदर जघन्य अपराध किया है और किसी की हत्या कर देना मोहनलाल जी, किसी की जान से मार देना गरीब आदमी को, मैं उससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं मानता मोहनलाल जी। इससे बड़ा अपराध रेवाड़ी शहर के अंदर किसी की जान ले लेना, वो भी गरीब आदमी। अरे गरीब आदमी जोमेटो की सर्विस। अरे भाई आए दिन लूटपाट घरों में हो रही है, आप 2 मिनट के लिए सिक्योरिटी खड़ी करते हैं, इतने में बैग गायब आपका हो जाता है। मतलब क्या क्राइम, क्रिमिनल खुले घूम रहे हैं क्या रेवाड़ी के अंदर? मतलब समस्या ये है कि क्रिमिनल खुले घूम रहे हैं क्या? मतलब पुलिस को पता नहीं है कि कौन कौन क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या है? पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, बताइए। सवाल तो ये उठ रहे हैं ना, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, फिर ऐसे में कानून व्यवस्था को कैसे माना जाए? आम आदमी कैसे राहत के साथ है? केशव जी, लगता है केशव जी का नेटवर्क चला गया। केशव जी नहीं मोहनलाल जी, मैं बिल्कुल नेटवर्क में हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इसके ऊपर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं कहता हूं जब हम किसी पार्टी का, हम किसी पार्टी विशेष की बात ना करें, हम किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, अपराधी अपराधी है। मैं विनय भाई से भी कहूंगा, हमारे हमको किसी को भी, हमको इस समय पार्टीबाजी का, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए सबका कि रेवाड़ी के बचाना है, रेवाड़ी को बचाना है, रेवाड़ी को बचाना है। मैं बिल्कुल विनय भाई की इस बात से भी सहमत हूं कि ये सब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक नशे का जो अवैध कारोबार जो है, बिल्कुल बिल्कुल मैं विनय भाई की बात से सहमत हूं। और कहीं जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो बताया जाएगा उसके पास कितने पैसे के मिले होंगे। आप देखिए 1000 रुपए, 2000 रुपए। लेकिन सवाल ये ना, राजनीति हित छोड़ करके आपको आवाज उठानी होगी ना इलाके के लिए, प्रशासन पे आपको दबाव बनाना होगा, कानून अपना काम करे, तरीके से तो करे, आम आदमी सुरक्षा महसूस करे, यही तो कानून का काम है। यदि कानून के भरोसे आप सुरक्षित नहीं हो, भाई आप पुलिस पे भरोसा करते हैं। वही है ना, वही है, मैं आपसे, सब यही चाहते हैं ना, आवाज कौन उठाए, आवाज कोई दूसरा उठाए। भगत सिंह किसके घर में पैदा हो? विनय भाई के घर में पैदा हो, केशव चौधरी घर में पैदा हो, मोहनलाल जी घर में पैदा हो, भगत सिंह। इसकी मुझे पता है कि गरीब आदमी की आवाज उठाने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है, और इससे अफसोसजनक वाकया इस शहर के अंदर हो भी नहीं सकता मोहनलाल जी। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन अंत में विनय जी मैं आपका चाहूंगा 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें कि भाई जो कानून व्यवस्था, इससे लोग जो डर के साए में है, लगता है प्रशासन को अपना मुस्तैदी करनी होगी, रात को अभियान चलाना होगा। जिस तरीके 10 बजे वाक्य होता है, पेट में गोली मार दी जाती है डिलीवरी बॉय के, उसकी जान चली जाती है। क्या आम आदमी, बार बार सवाल एक ही आता है ना कि आम आदमी सुरक्षित है या नहीं है? भाई किसके भरोसे रहे? प्रशासन के भरोसे रहे, पुलिस के भरोसे रहे, किसके भरोसे रहे आम आदमी? मोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले तो हमें भी अपने बच्चों को, पारिवारिक बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, अगर वो बिना किसी काम से फालतू के अंदर तफरी करने के लिए इधर उधर ना घूमे। दूसरी बात, मुझे पता नहीं प्रशासन मेरी बात पे अमल करे या ना करे, मेरा उनका जो सुझाव है उसको माने या ना माने, पर मेरा अपना सुझाव है कि रात को ये जितने भी ऑटो चलते हैं, उन ऑटो चालकों का वाहन का वेरिफिकेशन और उन ऑटो चालकों का वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब उस ऑटो के अंदर कौन कौन लोग बैठे हैं, कौन ऑटो चला रहे हैं, किसका ऑटो है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड है या नहीं है, और जो उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, वो आदमी किस प्रवृत्ति का है, वो अपराधी किस्म का तो नहीं है जो रात को ऑटो चला रहा है और वो लूटपाट करता है या नहीं करता है। दूसरी बात ये, पुलिस वाले जो केवल मास्क तक सीमित है चेकिंग करने के लिए, बिल्कुल करिए, मास्क पर मुद्दा मास्क नहीं है, मास्क ना लगाने से उतनी बड़ी वो दिक्कत नहीं है, पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, अगर रात को जो है अवैध रूप से वाहन घूमते हैं, उनके वाहन को कागजात और लाइसेंस भी चेक होना चाहिए। मास्क के साथ आप वो भी कर सकते हो ना, आपको पता होना चाहिए क्रिमिनल लोग घूम रहे हैं। आप जब चेकिंग अभियान चलाएंगे, रात को गाड़ियों की डिग्गी चेक करेंगे, मोटरसाइकिल में बच्चा क्या ले जा रहा है, थैले में, बैग में क्या है, कैसे है, उनकी तो पता चलेगा वो। और पुलिस वाले तो झट से पहचान लेते हैं, आदमी की आंख देख के पहचान लेते हैं आदमी किस प्रवृत्ति का, किस तरह का, किस प्रयोजन से जा रहा है। पुलिस को अपनी मुस्तैदी बढ़ानी पड़ेगी, जो वाकया एक के बाद एक। दूसरा एक सुझाव और है, पब्लिक जो सोसाइटी जो बनी हुई है, जिस तरह अंसल वगैरह है, इनको भी अपने सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने चाहिए। गेट के ऊपर सीसीटीवी नहीं है, अगर बड़ी सोसाइटीज है, सन सिटी है, अंसल है, इनको भी अपनी चारों साइड की बाउंड्री को दुरुस्त करना चाहिए, अपने गेट को लॉक करना चाहिए, चौकीदार बढ़ाने चाहिए। खाली एक पुलिस पर सवाल उठाने से काम नहीं होगा। जब प्राइवेट सोसाइटीज वो बनी हुई है तो उनको अपनी सुरक्षा पर भी तो खुद ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं भी देना पड़ेगा। अब अंसल में जगह जगह से लोग घुस सकते हैं, वो अंसल ने लोगों से फ्लैट ले लिए, पैसे ले लिए, तो बाउंड्री करनी चाहिए ना, उनको सीसीटीवी लगाने चाहिए। इसी तरह सन सिटी में भी करना चाहिए। तो ये व्यवस्था सुधरेंगी तो धीरे धीरे सब सुधार होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि तमाम जो सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन इन सबको लेकर के जो मॉडल टाउन के एसएचओ है, पूरे जो वारदात जो हुई है कल रात, उसको लेकर क्या कहते हैं?
वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के, आम आदमी की सुरक्षा को लेकर, कानून को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग किस तरीके से दहशत के अंदर जी रहे हैं। फिलहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप सुनाते हैं कि जो मर्डर टाउन के एसएचओ पूरे वाक्य पर क्या कहते हैं, उनकी भी एक बार सुन लेते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 16/1/2022 की बात है। शाम के 9:15 बजे की हमें सूचना मिली। आगे अंचल में एक जोमेटो वाला था, वो अपना सामान डिलीवर का लेकर वो कहीं अंचल में किसी को डिलीवर करने जा रहा था और अंचल में अपनी मोटरसाइकिल पर था। किसी अज्ञात व्यक्तियों ने उसके रोक कर उसके सीना चिपटी करते समय उसको गोली मार दी और उसके बाद में वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। पुष्पांजलि से सफदरजंग दिल्ली चले गया। रात को उसकी मौत हो गई। क्या कुछ नाम था, कहाँ का रहने वाला था? महेंद्र नाम है, होड़ीथल है अथीन के पास में, वहाँ का रहने वाला है, दुर्गा कॉलोनी में रहता है। सर इससे कोई लूट वाट भी कोई घटना हुई है इससे? ये तो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है, इसके लिए हम पता कर रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा आपको। कारण क्या रहा फिर? अगर लूट नहीं हुई तो कारण गोली मारने का कारण क्या माना जा रहा है? नहीं, ये बताया जा रहा है कि भाई हो सकता है, कन्फर्म नहीं है कि भाई उसके साथ लूटपाट हुई है या कोई और कारण है। सर मोबाइल और पैसे भी छीन लिए? मोबाइल नहीं मिला उसका, पैसे के बारे में भी कोई पता नहीं लगा है, बाकी उनका पता कर रहे हैं। तो सर कोई क्लू मिला है बदमाशों का अभी तक? नहीं, अभी किसी के बारे में कुछ नहीं है। एक था, एक से ज़्यादा मारने वाले? एक ही है। ठीक है सर।